हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हमारे इस चैनल पे टारगेट 35 सीरीज चल रही है। तो चलिए, टारगेट 35 सीरीज जो कि सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में दे दिए हैं। यहाँ पे हम 12 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, जो बच्चे भी अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस चैनल के वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको मिले सीबीएसई टर्म 1 में 35 आउट ऑफ 35। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि फिगर शोज 3 पॉइंट्स A, B and C in the region of uniform electric field E. The line AB is perpendicular and BC is parallel to the field lines. Then which of the following holds good? Where VA, VB and VC represent the electric potential at points A, B and C respectively. ऑप्शन A गिवन है VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC। ऑप्शन बी VA इक्वल टू VB इज ग्रेटर देन VC। ऑप्शन सी VA इज इक्वल टू VB इज लेस देन VC। ऑप्शन डी VA इज ग्रेटर देन VB इज इक्वल टू C। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इसमें A, B, C 3 पॉइंट हैं, और हमसे कहा गया जो AB लाइन है परपेंडिकुलर किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यूनिफॉर्म। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे कहा गया कि AB जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है और BC जो है वो पैरेलल टू द फील्ड है। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको A, B और C इनके पोटेंशियल पे एक रिलेशन बताना है। जबकि A का पोटेंशियल दिया है VA, B का पोटेंशियल दिया है VB और C पॉइंट का पोटेंशियल दिया है हमको VC। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है। मतलब ये बात याद रखेंगे कि ऑन मूविंग फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the value of electric potential decreases। वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का और कम, यहाँ का और कम, यहाँ का और कम, यहाँ का और कम। इसका मतलब B का पोटेंशियल C से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात तो हमको क्लियर हो रही है कि VB, ठीक है, इज ग्रेटर देन VC। VB इज ग्रेटर देन VC, ये तो हमको पता चल गया, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों, जो लाइन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, अगर इस लाइन पे एक प्लेन बनाया जाए तो वो बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप चलते रहें तो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम चलेंगे तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने पर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। इसका मतलब B और A का पोटेंशियल क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि ये इस लाइन पे पोटेंशियल हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हर जगह सेम होगा। यहाँ पोटेंशियल यहाँ हर जगह सेम होगा। इसका मतलब B और A का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सो VB इज इक्वल टू VA। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों रिलेशन हो जाएगा VB इज इक्वल टू VA और एंड इज ग्रेटर देन VC। तो अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से बच्चों, तो ऑप्शन B करेक्ट होगा। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से B ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट VA इज इक्वल टू VB एंड ग्रेटर देन VC। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि A charge plus Q is placed at the origin O
of xy axis as shown in the figure. The work done in taking a charge capital Q from A to B along the straight line AB is A Q capital Q upon 4 pi epsilon 0 A minus B upon AB, B QQ upon 4 pi epsilon 0 B minus A upon AB, C QQ upon 4 pi epsilon 0 B upon A square minus 1 upon B, D QQ upon 4 pi epsilon 0 A upon B square minus 1 upon B। तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज प्लस क्यू ओरिजिन O पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक कैपिटल क्यू चार्ज को A से B तक लेकर जाना है। तो क्या करना है, कैपिटल क्यू को उठा के ले जाना है A से B तक, यहाँ से यहाँ तक। हमसे इस प्रोसेस में किए गए वर्क को पूछा गया है। तो बच्चों हम क्या समझेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये वर्क हो जाएगा, या हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वर्क डन निकल आएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमको क्यू चार्ज को ले जाना है ए से बी तक, तो पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर कितना होगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किसकी वजह से देखना है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये आएगा आपके पास VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। क्यों, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये A हो, ऐसे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये B होगी, क्योंकि ओरिजिन क्या होता है 0,0। अच्छा, अब लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से B पे पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए ये VB होगा, और VB कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान B, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B तक कैपिटल Q को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA इंटू चार्ज जो लेकर जा रहे हैं इंटू Q, यानी कि W बराबर हो जाएगा VB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान B माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A इंटू कैपिटल Q। तो W बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q बाहर ले लो और ये कैपिटल Q उधर वाला आ गया, तो बचे क्या 1/B माइनस 1/A। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो यही W की वैल्यू बच्चों आ जाएगी QQ अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 A माइनस B अपान AB। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से A ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें से कौन सही है, A ऑप्शन करेक्ट है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m and q is released from rest in uniform electric field E. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after t second is A. eq square m upon 2t square, B. 2e square t square upon mq, C. e square q square t square upon 2m, D. eqm upon t।
तो देखिए बच्चों, हमसे कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, E है। यहाँ पे हमने किसी प्लस क्यू चार्ज को सपोज कीजिए रिलीज कर दिया और हमको दिया है इस चार्ज का मास m है और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना। मतलब ये नहीं सोचना कि mg लग रहा है, mg के बारे में नहीं सोचना, वेट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने कहा गया है। अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि t टाइम के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो देखिए, हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई q चार्ज रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है, qv। तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा qv, किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जबकि नेगेटिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि फोर्स एक्टिंग एट प्लस क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों, ये लगेगा F = QV, ये फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये चार्ज आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। मान लो कि t टाइम में चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। जब उसमें एक फोर्स लग रहा है लगातार, तो इस चार्ज पे एक एक्सेलरेशन लगेगा, उसकी वजह से वो एक वेलोसिटी गेन करेगा और उसी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। यही हमको निकालना है। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो हमने इसको रिलीज किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी। ठीक है, मान लेते हैं जब यहाँ पहुँचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। कितने टाइम में, तो उन्होंने बोला है t टाइम में। कितने टाइम में, t टाइम में। तो हमारा काम है पहले यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करें, फिर हम वेलोसिटी फाइंड करें, फिर काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, मीन्स ये हो जाएगा QE/m। ये उस पर क्या लगेगा, ये एक्सेलरेशन लगेगा। जब ये एक्सेलरेशन लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे सो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो आफ्टर टाइम की कितनी वेलोसिटी होगी, तो v = u + at लगा देंगे यहाँ पे। बट इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट्स वाई v = at। a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, देखो QE/m × t। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। thus काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिखेंगे thus काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन टाइम t। तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। तो क्या आ जाएगा, ½ mv²। पुट द वैल्यू ऑफ v, ये v की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू v की यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो k = मिलेगा ½ mv²। तो देखिए क्या आया, QET/m का होल स्क्वायर। देखिए m² से एक m कैंसिल होगा, तो k बराबर बचेगा ½ Q²E²T²/m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Q²E²T²/m। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की आफ्टर टाइम t। यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो ऑप्शन गिवन थे उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं टारगेट 35 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस A डिक्रीजेज, B इंक्रीजेज, C रिमेन्स कांस्टेंट, D फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ओके, हमसे कहा जा रहा है किसी कैपेसिटर का
ठीक है। कैपेसिटर मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया होगा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है, यानी कि एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज, और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो आपको पता है ना इसकी कैपेसिटी क्या होती है, C बराबर Q/V। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है C = Q/V। अब बात ये है बच्चों, कह रहे हैं कि ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल, अगर यहाँ पे पोटेंशियल घटा दिया जाए तो कह रहे हैं क्या इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कांस्टेंट रहेगी, या कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, अगर इसका पोटेंशियल आप डिक्रीज करेंगे तो अपने आप इस पे जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कम वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज करोगे तो कम चार्ज जाएगा। तो बच्चों C = Q/V है, बट C जो है वो QV के रेशियो पर डिपेंड करता है, ना कि V पर। इसका मतलब ऑन डिक्रीजिंग V द वैल्यू ऑफ Q इज डिक्रीजेज इन सेम रेशियो, ठीक है। अगर इस कैपेसिटर में हम कुछ चेंज नहीं करते हैं और कुछ, तो अगर हम जिस रेशियो में V घटाएंगे उसी रेशियो में Q घट जाएगा। मतलब V को डबल हाफ कर दिया तो Q भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ तब भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब C = Q/V। thus C = Q/V इज नॉट चेंज्ड। इसका मतलब C यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस को केवल डिक्रीज करें तो उसकी कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं रह पड़ता। मीन्स C कांस्टेंट हो जाता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चाहे पोटेंशियल को कम ज़्यादा करें, चाहे चार्ज को कम ज़्यादा करें, इसके करने से कैपेसिटर की कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली एट Q/V, मीन्स रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि Assuming Earth to be an isolated conducting sphere of radius 6400 km, what is the capacitance of Earth? तो बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है कि अर्थ को कंडक्टर की तरह एज्यूम करना है। तो मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ। तो सीधी सी बात है, अर्थ की रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस अर्थ की हमको गिवन है RE बराबर 6400 किलोमीटर। तो इसको बच्चों जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6.4 × 10⁶ मीटर। ये अर्थ की क्या आ गई? रेडियस आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है इसको एज ए कंडक्टर एज्यूम कर लीजिए। मतलब मान लीजिए कि अर्थ क्या है? कंडक्टर है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो बच्चों देखिए, आपको कैपेसिटी का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितनी होती है। तो स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है C = 4πε0 रेडियस, मतलब यहाँ पे RE हो जाएगा। तो ये फार्मूला है किसका? कैपेसिटी का। किसकी? स्फेरिकल कंडक्टर की। ओके, तो C = क्या आएगा बच्चों? इसकी वैल्यू देख लीजिए। तो ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, 9 × 10⁹, क्योंकि इंटर में बहुत जगह यूज होती है। तो 1/9 × 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से देखिए, यह आएगा 0.711 × 10⁻³ फैरेड। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 711 × 10⁻⁶ फैरेड। तो बच्चों फैरेड तो अर्थ की कैपेसिटी की
यूनिट हो गई, इसका मतलब C बराबर आ गया देखो 711 माइक्रोफैरेड। सो द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैरेड। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance 3 microfarad. If the capacitor is immersed in the liquid of dielectric constant 4, its capacitance will be okay. तो बच्चों देखिए हमें क्या दिया है कि एक प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी प्लेट्स के बीच में पहले क्या है, एयर है। ठीक है, मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, और ये प्लेट कुछ ऐसे रखी हुई हैं, इन प्लेट्स का एरिया क्या है, a है। इन्होंने कहा जब बीच में क्या है, एयर है, इन प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड। अब आपको पता होना चाहिए जैसे दो पैरेलल प्लेट लगी हुई है एयर में d डिस्टेंस पर, ठीक है, और इन प्लेट्स का एरिया a है, तो इन प्लेट्स की जो कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है एप्सिलॉन 0 a/d। ठीक है, और ये हमको गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है 3 माइक्रोफैरेड, मीन्स एप्सिलॉन नॉट a/d इज इक्वल टू हो गया 3 माइक्रोफैरेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, अब कह रहे हैं अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाता है, इनके बीच क्या किया गया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे फिल कर दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4। तो कह रहे अब कैपेसिटी कितनी होगी, सोचो। देखो बच्चों जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो तो चेंज हुई नहीं, टी ही रही, इसका जो एरिया है वो तो ए ही रहा, वो भी चेंज नहीं हुआ। तो अब फाइनल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जब किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आ जाता है तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर फिलिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तो क्या कैपेसिटी हो जाती है, तो इसका फार्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, K एप्सिलॉन 0 a/d। तो क्या आएगा देखो, K की वैल्यू कितनी है, देखो 4, एप्सिलॉन 0 a/d, देखिए इसकी वैल्यू हम ऊपर ही फाइंड कर चुके हैं, कितनी फाइंड कर चुके हैं, 3, यानी कि 4 × 3, यानी कि C डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, और ये 3 माइक्रोफैरेड, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी, 12 माइक्रोफैरेड। सो द फाइनल कैपेसिटी विल बी 12 माइक्रोफैरेड। सो गिवन ऑप्शन में से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों टारगेट 35 सीरीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 19 अब हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट एंड पॉजेज चार्ज ऑफ 0.1 कूलम। When discharge it would release an energy of ओके तो कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है कोई, इसको चार्ज किया गया बच्चों कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से। जब 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसका मतलब सीधी सी बात है एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया होगा, और इस पे चार्ज कितना आ गया, Q, जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा उसकी वैल्यू बताई गई हमको। ये दे दिया गया है कि 0.1 कूलाम का इस पे चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो
तो हमसे कहा जा रहा है कि अब अगर इस चार्ज को डिस्चार्ज किया जाए तो इसमें कितनी एनर्जी हमको मिलेगी। तो देखिए बच्चों, बात यहाँ पे ये है कि जैसे Q चार्ज दिया गया V वोल्ट से, तो इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वही तो प्रोवाइड करेगा। अब किसी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 3 फार्मूले आपको पढ़ाए गए होंगे। एक तो U बराबर होता है हाफ CV², एक होता है U इक्वल टू हाफ Q²/C, और एक पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है हाफ Q इंटू V। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों को दिख रहा है C हमको पता नहीं है, तो हम चाहें तो पहले C निकालें, तो उतनी मेहनत क्यों करेंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हाफ Q इंटू V का फार्मूला यूज कर लेंगे। इसका मतलब U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, तो Q कितना है देखिए 0.1, ये फार्मूला यूज हो रहा है, इंटू V की वैल्यू कितनी है 200। तो U की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये देखिए ये आ जाएगी 10 जूल। सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी 10 जूल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अब टारगेट 35 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 3 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 5 मिलीमीटर। और ये 4 ऑप्शन हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 3 फैरेड की कैपेसिटी है, ठीक है, और उसकी प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 5 मिलीमीटर। मीन्स ये डिस्टेंस हो गई 5 इंटू 10⁻³ मीटर। हमसे कहा जा रहा है कि इन प्लेट्स का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों हमको यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट बताना है। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है। प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बच्चों? तो ये फार्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। बट हमको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो एरिया एक तरफ करो, बाकी को एक तरफ, यानी क्या आ जाएगा CD/एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए C, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा C की वैल्यू कितनी देखिए 3 फैरेड यानी कि 3। D की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻³ अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.694 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। So the area of the plates required 1.694 into 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। तो दिए गए ऑप्शन में से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो अब देखिए बच्चों टारगेट 35 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का क्वेश्चन नंबर 21 यह है कि A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitor of 9 picofarad. The separation between its plate is D. The space between its plate is now filled with 2 dielectric. One of the dielectric has dielectric constant K1 is equal to 3 and thickness D/3, while the other one has dielectric constant K2 is equal to 6 and thickness 2D/3. Capacitance of the capacitor is now। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं कि दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, और इन दोनों प्लेट्स के बीच की सपोज कर लीजिए डिस्टेंस क्या है D है, ये उन्होंने वैसे दे भी रखा है, और इन्होंने कहा
अगर इसका एरिया ए मान लिया जाए तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है बच्चों 9 पिकोफैरेड। तो देखिए जब किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो एयर प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A/d। और ये आपको दिया है कि जब इसके बीच एयर है तो क्या है, तो इसकी कैपेसिटी है बच्चों 9 पिकोफैरेड। ठीक है, ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि इसके बीच में 2 सब्सटेंस फिल कर दिए गए। एक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और इसकी थिकनेस कितनी है d/3, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर d है तो कुछ इतनी पतली से ये स्ट्रिप है, ये ऐसे भरा हुआ है सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 हो गया, और ये थिकनेस कितनी हो गई d/3 हो गई। और दूसरी जो स्ट्रिप है वो कितनी थिकनेस की है 2d/3 थिकनेस की है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला सब्सटेंस है ये, इसकी जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये ऐसे इसको फिल कर दिया गया। अब इसका ये देखिए ये K2 आपको दे दिया और ये थिकनेस क्या दे दिया 2d/3। भाई ये तो हमको पता है कि जैसे d/3 इधर हो गया 2d/3 इधर हो गया, तो ये पूरी तरह से फिल हो गया है। हमको इसकी कैपेसिटी पूछी गई है, तो इसके 2 मेथड हैं। चाहे तो आप इस कैपेसिटर को अलग ट्रीट कर लीजिए, इसको अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर दीजिए, दोनों कैसे लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या इसको आप डायरेक्ट पैरेलल प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक की स्लैब्स पुट की जाती हैं तो उसका एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब किसी कैपेसिटर के बीच में कई सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स पुट की जाती हैं तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फाइनल कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर पुटिंग स्लैब्स बिटवीन प्लेट्स। जब वो प्लेट्स के बीच में स्लैब रख दी गई उस समय कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये होगी देखिए एप्सिलॉन 0 A/d-t। तो देखो होता था t जब 1 हो, जब 2 हो तो क्या होगी, तो ये हो जाएगी t1 - t1 + t2 प्लस t1/k1 प्लस t2/k2। ठीक है, ये t1 t2 क्या है, ये थिकनेस है, जैसे ये t1 और ये t2, मतलब इसको d1 d2 से ना लिख करके इसको लिखो t1 और t2 से, ये थिकनेस मान ली गई, ये t1 ये t2। अगर और भी स्लैब पुट की जाती तो ऐसे ही कर देते, अभी मान लिया एक और आ जाती t3 आ जाती तो t1 + t2 + t3 आ जाती, फिर ऐसा कुछ आ जाता। ठीक है, वो स्लैब की थिकनेस कुछ अलग अलग हो सकती है, वो सब तो बात की बात है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एप्सिलॉन 0 A/d - t1 + t2। तो देखो t1 कितना है d/3, t2 कितना है देखो 2d/3 प्लस t1/k1, तो क्या आएगा देखो d/3/k1, k1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस t2/k2, तो देखो t2 कितना है 2d/3/k2, k2 कितना है अपान में 6, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां से c की वैल्यू क्या आएगी जरा ध्यान दीजिए, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी देखो एप्सिलॉन 0 A/, ठीक है, देखो d और ये भी ऐड होके क्या आएगा d आएगा, d - d मतलब 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन 0 A/d - d प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखो d/9, तो d/9 + d/9 यानी कि 2d/9, ये बच गया। ठीक है, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एप्सिलॉन 0 A/, देखो 2d और 9, ये 9 ऊपर चला गया,
ऐसा आ गया एप्सिलॉन 0A 9/2D। ठीक है, अब देखिए इस समय जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो एयर की कैपेसिटी थी एप्सिलॉन 0A/D और वो कितना था 9, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो 9 × 9, भाई देखो एप्सिलॉन 0A/D की वैल्यू क्या आ गई 9 पिकोफैरेड है, अपान में 2 पिकोफैरेड, यानी कि आ जाएगा 81/2 पिकोफैरेड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 40.5 पिकोफैरेड। सो द फाइनल कैपेसिटी विल बी 40.5 पिकोफैरेड। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।